नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम के पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास के वीडियो में मैं आपको टोटल 35 प्रश्न बताने वाला हूँ। और आज जो ये क्लास का वीडियो है, ये चौथा क्लास का वीडियो है। अगर इससे पहले कि आप क्लास का वीडियो नहीं देखे तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो आप याद रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और किस वर्ष? तो वर्ष 1986 में। ये भी आप याद रखेंगे। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डाक संशोधन विधेयक 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो आप याद रखेंगे, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है दिए गए ऑप्शन में से? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम को शामिल किया गया है भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। अभी आप वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री जो है, ये किसके शासन काल में भारत आया था? तो आपको याद रखना है, देवराय प्रथम के शासन काल में निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री जो है आया था भारत में। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब जो थे कौन थे? तो वाजिद अली शाह जो था, ये अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय जो है अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगला प्रश्न का, लेकिन इससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। 6 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो आप याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, यह असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1920 में। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 7 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सिलचर जो है ये पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है, और सिलचर से लेकर के पोरबंदर तक ये भी आप याद रखेंगे। बात करें अगला प्रश्न का, तो हम्बनटोटा बंदरगाह ये किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह की अगर बात किया जाए तो यह श्रीलंका में स्थित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात किया जाए तो 9 नंबर प्रश्न है, रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो वर्ष 2005 ईस्वी में रंगराजन कमेटी को गठित की गई थी। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है निम्नलिखित में से कौन? तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं होते हैं? तो राज्यपाल जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होते हैं। वहीं बात करें ऑप्शन बी का,
तो राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होते हैं। आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस तिथि को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात करें 5 जून का, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। बात करें अगला प्रश्न का, तो भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? यानी किसी को फांसी की सजा का ऐलान होता है तो उसे निरस्त करने का अधिकार जो है ये किसके पास है? तो आप याद रखेंगे, ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसी को अगर फांसी की सजा का ऐलान होता है तो उसे निरस्त करने का अधिकार। और भारत के राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत जो है सो निरस्त कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के अनुसार, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन जो है सो भारतीय गवर्नर जनरल बने थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आप याद रखेंगे, ये भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। काफी बार यह जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप याद रखेंगे। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत जो है ये भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई है, याद रखेंगे। बात करें लोकसभा का, तो इसे निम्न सदन कहा जाता है। वहीं बात करें राज्यसभा का, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यहाँ आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो A.O. ह्यूम जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात करें ऑप्शन बी का, तो एनी बेसेंट जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 में। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। यानी 42वें संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 1976 में, उस समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो आप याद रखेंगे, धर्म निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो यह वर्ष 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, याद रखिएगा। 1917 में कौन सा? बात करें 1917 का, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो बिहार के चंपारण जिला से हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो आप याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किए थे? तो सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने संघर्ष किए थे। और कब भी आप याद रखेंगे, इसे समाप्त कर दिया गया था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक कहा जाता है? यानी मध्यकालीन इतिहास को कब से कब तक माना जाता है, कहा जाता है? तो 8वीं से 16वीं शताब्दी तक कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास को, आपको याद रखना है। देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को। तो मुगल काल का पतन शुरू हुआ था कौन से काल से? तो आधुनिक काल से शुरू हुआ था मुगल काल का पतन। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो आज का 21 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको इससे पहले वाले के प्रश्न में आपको बता चुका हूं कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 22 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो जैविक संसाधन का एक उदाहरण है निम्न में से कौन सा? तो याद रखिएगा, वन जो है ये जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न है,
भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा जो है सबसे लंबी है वह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। यानी प्रश्न को कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित वह कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा जो है सबसे लंबी है। तो गुजरात राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है, आप याद रखेंगे। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, यानी ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, तो इसे क्रेटर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है क्या। तो बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाता है, तो भूकंप केंद्र कहलाता है। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय डैश में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। और WTO का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आप याद रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा था, तो आप याद रखेंगे वर्ष 1969 ईस्वी में मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार पैर रखा था। और कौन से मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार गया, ये आपको अगर मालूम हो, याद हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 28 नंबर प्रश्न है, 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के डैश के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था। यानी कौन से अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1959 में। तो अनुच्छेद 356 के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1959 में। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 29 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो डैश 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। यानी कौन जो है 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था, तो बहादुर शाह द्वितीय 1857 के दौरान मुगल सम्राट था, आप याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है, तो आपको याद रखना है एलोरा की गुफाओं में 30 मठ और मंदिर है। याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फिक्की की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 32 नंबर प्रश्न है, 1832 में दामीन ए कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र डैश की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। तो डैश की भूमि के रूप में किसे घोषित किया गया था, तो आप याद रखेंगे संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था 1832 में दामीन ए कोह के रूप में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो सरदार सरोवर बांध डैश राज्य में डैश नदी पर स्थित है। यानी सरदार सरोवर बांध जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में और कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप याद रखेंगे यह गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यहाँ से आपका 3 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि सरदार सरोवर बांध जो है ये कौन से राज्य में, तो गुजरात राज्य में। दूसरा ये कि कौन सी नदी पर स्थित है, तो नर्मदा। और तीसरा ये कि सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में और कौन सी नदी पर है, तो गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है, तो आप याद रखेंगे निम्न में से कौन सा जलप्रपात है जो झारखंड राज्य में स्थित है। तो हुंडरू का जलप्रपात जो है ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। और बिहार से झारखंड अलग होकर के कब जो है सो राज्य बना, 15 नवंबर 2000 को। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। देख लेते हैं 35 नंबर प्रश्न को, तो 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल जो है डैश को पृथक करता है। तो लघु अंडमान एवं कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों
आज का क्लास का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें।